कम जोत वाले किसानों के साथ साथ अन्य किसानों के लिए अच्छी आमदनी हेतु ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक एकदम खरी साबित हो रही है, क्योंकि इससे कम लागत के साथ साथ न केवल अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, बल्कि इसे खेती योग्य भूमि पर बढ़ रहे दबाव को भी कम किया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आप किस तरह से करें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर ऑयस्टर मशरूम को भारत में झिंगरी के रूप में जाना जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों के क्षय पर भी बढ़ सकता है। इस मशरूम के फल शरीर में अलग अलग शैल, पंखे या रंग के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सफेद, क्रीम, ग्रे, पीले, गुलाबी या हल्के भूरे रंग के होते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती बड़ी आसानी और सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फॉर्मेलिन और स्पॉन इत्यादि की जरूरत होती है। उत्पादन की विधि: इसके उत्पादन के लिए 10 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में भिगोया जाता है। इसके लिए 150 मिलीलीटर फॉर्मालिन, 7 ग्राम कार्बेडाजिन को पानी में घोलकर इसमें 10 किलो भूसा डुबोकर उसको शोधन किया जाता है। भूसा भिगोने के बाद लगभग 12 घंटे, यानी अगर सुबह फैलाते हैं तो शाम को और शाम को फैलाते हैं तो सुबह निकाल लें। इसके बाद भूसे को किसी जालीदार बैग में भरकर या फिर चारपाई पर फैला देते हैं, जिससे अतिरिक्त पानी निकल जाता है। 10 किलो भूसे के लिए 1 किलो स्पॉन की जरूरत होती है। इसके लिए 7 दिन पहले ही मशरूम के स्पॉन लेने चाहिए। इसके बाद 1 किलो सूखे भूसे को एक बैग में भरा जाता है। एक बैग में 3 से 5 लेयर लगानी होती है और प्रत्येक लेयर लगाने के बाद उसमें स्पॉन को किनारे किनारे रखकर उस पर फिर भूसा रखा जाता है। इसके बाद पॉलीथीन को ऊपर से कस करके बांध देते हैं। बैग में हवा जाने के लिए 15 से 20 छेद कर दिए जाते हैं। इसके बाद पॉलीथीन को 10 से 12 दिन जमीन से ऊपर कमरे में रखते हैं और फिर जब भूसा पूरी तरह से सफेद हो जाता है, तब पॉलीथीन को हटा देते हैं। बांस या लकड़ी के सहारे उनको जमीन से ऊपर छांव में रखते हैं। जब भी नमी की मात्रा कम हो तो स्प्रे से पानी का छिड़काव करते हैं। 5 से 7 दिन बाद अंकुरण होने लगता है। फिर 10 से 15 दिन में मशरूम तैयार होने लगता है। मशरूम को घुमाकर तोड़ दिया जाता है। एक बंडल में 2 से 3 किलो मशरूम तैयार होते हैं। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है, इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद भी तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है। झरबेरा एक ऐसा मनमोहक फूल है जिसकी खूबसूरती और रंगों को देखकर मन झूमने लगता है। इसका प्रयोग गुलदस्ते और सजावट के लिए हो रहा है, इसलिए किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो झरबेरा की खेती खुले खेतों में भी की जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इसकी पॉली हाउस में खेती करना काफी लाभकारी है। अगर आप भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इन सब बातों को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झरबेरा भारत के एक मुख्य कटे पुष्प है, जो गुलदस्ता बनाने के लिए और कटे पुष्प के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये देश और विदेश में इसका बहुत मूल्य है, मार्केट में बहुत इसका वैल्यू है। तो इसके लिए जो है, जो पॉली हाउस में उगाने के लिए जो किस्म है वो है तेरेसा, सांगरिया, गॉलियत। ये सब जो वैरायटी है, बहुत कलर की वैरायटी है, जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, वाइट हो गया। बहुत कलर का वैरायटी है और बहुत तरह का वैरायटी है। बहुत अच्छे प्रभेद है जो कि पॉली हाउस में लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई किसान भाइयों बाहर में करना चाहते हैं, ओपन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है जिसका नाम है आर्का कृषिका, जो बेंगलोर से रिलीज हुआ है। वो बाहर में ओपन कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। वो बाहर में उसको अगर लगाइएगा बेड मेथड में पलवार बिछा के, तो उसमें 400 से 450 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति साल में आपको उपज हो सकता है। तो आप लोग किस्म का चुनाव कीजिए कि कहाँ पे लगाना है, बाहर में लगाना है कि पॉली हाउस में लगाना है, उसके बाद खेती शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है,
जलबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। पॉली हाउस में जो है हम ऊंचा बेड बनाते हैं जिसका जो ऊंचाई होता है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होता है और 2 बेड में अंतर होता है 30 से 40 सेंटीमीटर और लंबाई अपने मर्जी अनुसार होता है, जैसे कि आप 5 मीटर भी कर सकते हैं, 3 से 4 मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा उपज आएगा अगर टपक विधि से सिंचाई करेंगे तब। तो टपक विधि के लिए क्या करना है, आपको लाइन बिछाना है बेड बनाने के बाद, उसके बाद आपको प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। और इसका जो प्रवर्धन है वो तो पुत्तल से होता है और इसका जो है लगाने के बाद पहले 1 महीना आपको 12-61-0 जो एनपीके का मात्रा है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में आपको स्प्रे करना है पहली महीना में लगाने के बाद। तो अच्छे से फूल का क्वालिटी भी जो होगा वो बढ़िया होगा और अच्छा उपज भी आप लोग पा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 3 दिनों में आसमान साफ रहने व 31 मई को हल्की वर्षा की संभावना है। हवा की गति 13 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दक्षिण पश्चिम से हवाएं चलने तथा अधिकतम तापमान 40 से 44 एवं न्यूनतम 26 से 28 डिग्री रहने के साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 60 से 78% तक एवं न्यूनतम 16 से 26% रहने की संभावना है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान मास्क का उपयोग करें, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर खास ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आपके क्षेत्र में टिड्डियों का प्रकोप होने पर इसकी जानकारी कृषि विभाग को दें एवं टिड्डियों को खेतों में बैठने से रोकने के लिए थालियां, ढोल, नगाड़े, लाउडस्पीकर या दूसरी चीजों के माध्यम से जोर से आवाज या शोर उत्पन्न करें। टिड्डियों के नियंत्रण हेतु मेलाथियान 50% EC 1850 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना है, अतः किसान स्वयं को लू से बचाने के उपाय करें। दिन के समय कृषि कार्य नहीं करें व पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह समय गहरी जुताई करने के लिए उपयुक्त है, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फलछेदक कीट से बचाव हेतु स्पिनोसेड कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जड़, गांठ, सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए टमाटर की बिजाई के पूर्व मई-जून में पौधशाला क्षेत्र को 2-3 सप्ताह के लिए हल्की सिंचाई कर पतली पारदर्शक पॉलीथीन से ढक स्वरीकरण करावे। तापमान में वृद्धि को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन मूंग में कम अंतराल पर सिंचाई करें। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें एवं पशुओं को संतुलित आहार देवें, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। पशु आवास की 4-6 इंच मिट्टी निकालकर नई मिट्टी डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जसवारा, जिला अजमेर के सुरेश कुमार ने। आपने मिट्टी परीक्षण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खेत में यदि कोई फसल विशेष नहीं उग पा रही है या कम उगती है, पैदावार कम देती है या अन्य कोई कारण है जिनकी वजह से आपको लगता है कि मिट्टी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मिट्टी की जांच करवाना बेहद आवश्यक है। अब मिट्टी की जांच कब करवाई जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी की जांच हमेशा याद रखिए, जब भी किसी फसल की आप बुआई करते हैं उसके कम से कम 1 महीने पहले आपको मिट्टी की जांच अवश्य ही करवाने के लिए मिट्टी का नमूना लेकर के और प्रयोगशाला तक उसको भिजवा देना चाहिए। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। अब बात आती है कि मिट्टी की जांच कराने के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाए। मिट्टी का नमूना लेने के लिए सबसे पहली बात है कि 1 एकड़ ज़मीन में आपको कम से कम 5-6 जगह से मिट्टी लेनी होती है, और 5-6 जगह से मिट्टी लेने के लिए आप जिगजैग वे के अंदर आप उसकी मिट्टी को ले सकते हैं। कोशिश करें कि हमारे पूरे खेत का प्रतिनिधित्व उसके अंदर हो सके। नमूना लेने के लिए आप सबसे पहले एक आधे इंच या 1 इंच चौड़ाई के व्यास का एक स्टील का पाइप ले लीजिए, और उस स्टील के पाइप पर एक अपना हाथ जो है उसके एक मिलान से नाप करके निशान लगा लें, लगभग 9 इंच का। उसको आप जा करके और एक साथ में छोटा कोई हथौड़ा या कोई पत्थर वगैरह जो भी भारी सा हो उसे ले जाएं, और साथ में एक थैली ले जाएं। उस थैली के अंदर आप उस कोई जो 5 जगह आपने निश्चित किए हैं उस पाइप को आप गाड़ेंगे 9 इंच तक, वापस निकाल लीजिए। उसको निकाल करके जो मिट्टी उस पाइप के अंदर आ रही है उसको आप अपनी थैली में डालेंगे। इसी तरीके से 5 जगह से आपको ऊपर से 9 इंच तक की गहराई की मिट्टी लेनी है। 9 इंच गहराई तक की मिट्टी की आप मिट्टी लेकर के थैली में इकट्ठी कर लीजिए। 5 जगह से जब आप मिट्टी ले चुकेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 300 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में मिट्टी इकट्ठी हुई है। उस मिट्टी को अच्छे तरीके से मिला करके मिक्स करके और सुखा लें, छायादार स्थान पर सुखाने के बाद में उसको पुनः थैली में डालें। मिट्टी का नमूना बर्मा या खुरपी की सहायता से लें। नमूना लेने की विधि, सर्वप्रथम जिस खेत से नमूना लेना हो उसमें उन बिंदुओं का निर्धारण कर लें जहां से नमूना लेना है। नमूना लेने वाले स्थान पर 6 इंच का गहरा आकार बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में से ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी 10 से 15 निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रखकर अच्छी प्रकार से मिला लें। इसके 4 भाग कर दें और 2 भाग हटा दें तथा आमने सामने के शेष 2 भागों को फिर से मिला दें। इसके फिर से 4 भाग कर दें और 2 भाग को हटा दें। इस तरह ये प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि ये करीब 500 ग्राम मिट्टी न बन जाए। इस मिट्टी को प्लास्टिक या कपड़े के थैले में भर लें। मिट्टी के साथ सूचना पत्र लगाएं। हर नमूने के साथ अलग अलग सूचना पत्र लगाकर, जो कि मिट्टी के संपर्क में न हो, इसमें निम्न बातें अंकित करें। और एक कागज की पर्ची पर आप अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, आपके खेत का नाम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर 1-1 एकड़ के 5 नमूने ले लिए हैं तो उनको फिर आप खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से खेत का है। तो वो खेत का नाम, कौन सी फसल आपने पिछली बार उसमें ली थी और कौन सी फसल अब आप लेने जा रहे हैं, ये जानकारी लिख करके
पास में स्थित जो भी आपके प्रयोगशाला हो, जिला मुख्यालय पे हो या तहसील मुख्यालय पे हो या किसी कृषि विज्ञान केंद्र पर हो, वहाँ पर आप प्रयोगशाला के लिए में उसको भिजवा सकते हैं। और राज्य सरकार की जितनी प्रयोगशालाएं हैं उसमें मात्र 5 रुपये के शुल्क पर आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों व मुख्य पोषक तत्वों की जांच करके परिणाम दे दिए जाते हैं। मिट्टी का नमूना लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? एक दो चीज़ तो जैसे मैंने आपको पहले बता भी दी है कि ऊपर अगर प्लास्टिक, लोहा, कांच है तो उसको हटा दें। दूसरा, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे से आप मिट्टी का नमूना नहीं लें। आपके खेत में जो खाद की ढेरी होती है, जिसको कि आप लोग कहते हैं कि भाई ये देसी खाद है, उसके आसपास से ना लें। खेत के चारों तरफ की जो मेड़ होती है, डोली, उसके बिल्कुल नज़दीक से ना लें, 10-15 फुट छोड़ के अंदर से लें। साथ ही साथ आपके खेत के अंदर अगर एक जैसी ज़मीन है तब तो कोई बात नहीं है, पर यदि ऊंची नीची है, कहीं पानी भरता है, कहीं ऊंचा है, तो इन जगहों का अलग अलग नमूना लें। अन्यथा दोनों की जो क्वालिटी है वो मिक्स होकर के और रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ पाएंगे, तो उनका अलग अलग नमूना लेना चाहिए। इसी प्रकार से आप जो सैंपल लेने जा रहे हैं, जहाँ तक संभव हो खाली खेत से। इस परीक्षण से खेत में जीवांश की मात्रा की जानकारी मिलती है। मृदा जीवांश की मात्रा से उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। जैविक कार्बन की मात्रा का सीधा संबंध भूमि की उर्वरता से होता है। इसके अलावा जीवांश मिट्टियों को भुरभुरी बनाकर उसकी भौतिक दशा को सुधारता है और खेत की जल सोखने व धारण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। नमूने में उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा के आधार पर फॉस्फेटिक उर्वरकों की मात्रा निर्धारित की जाती है। उपलब्ध पोटाश, आपके खेत में लगाई जाने वाली फसलों को कितना पोटाश दिया जाए, ये उपलब्ध पोटाश की मात्रा पर निर्भर करता है। अम्लीय भूमि में चूने की आवश्यकता, जिन मिट्टियों का पीएच 6 से कम होता है, उन्हें चूने के प्रयोग से अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। परीक्षण के दौरान चूने की आवश्यक मात्रा ज्ञात की जाती है। ऊसर भूमि में जिप्सम की आवश्यकता, इस परीक्षण के दौरान क्षारीय एवं ऊसर जमीन में फसल उगाने के लिए जिप्सम की आवश्यकता का पता लगाते हैं। जिप्सम के प्रयोग से इन मृदाओं को सुधारकर कृषि योग्य एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। आवश्यकता इस चीज़ की है आज के इस समय में कि आवश्यकता से अधिक अथवा कम दोनों ही परिस्थितियों में पैदावार पर विपरीत असर होता है। और एकदम परफेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपके खेत की जो कैपेसिटी है पैदावार देने की, निश्चित रूप से वो कैपेसिटी जो है आपकी बढ़ करके आएगी, आपको पैदावार ज़्यादा मिल पाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।